उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रिज पे। दोस्तों इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पे एनसीएल एचईएमए ऑपरेटर का एग्जाम का। फिर दोस्तों एचईएमए ऑपरेटर का एग्जाम है 1 अक्टूबर को, यानी कि आपके एग्जाम होने पर करीब 7 दिन का टाइम ही बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ एचईएमए ऑपरेटर के एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर के यानी कि अति संभावित क्वेश्चन पेपर के बारे पे कि आपके एग्जाम पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो पे मैंने एचईएमए ऑपरेटर के सिलेबस के हिसाब से 100 क्वेश्चन को डिजाइन किया है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर और ऑफिशियल सिलेबस के बेस पे है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख के आपके एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इसको चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बार जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अभी तक सबसे पहला मॉडल पेपर मैंने ही बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा मॉडल पेपर नंबर 2 को। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके जो एग्जाम पे आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है दोस्तों। जो आपका एनसीएल एग्जाम होगा, एनसीएल एग्जाम पे जो एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों करीब 35 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एनालाइज किया है जो पिछले साल का पेपर हुआ था। एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35, जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे 25। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पे करीब 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पे करीब 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रैफिक रूल के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीब दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हुए, इन टॉपिक से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखा है और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था ना उन सभी बेस को मैंने देखा है, तो वहाँ पे इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी बेस पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। होपफुली आप सभी लोग ने सही जवाब दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, त्रिशूल। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दशहरा युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों दशहरा युद्ध हुआ था पारुषणी नदी के किनारे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों, जिनेवा पे। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटे हुआ है, तो आपको बताना है कि जो बाघा बॉर्डर है किस रेखा के साथ सटा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो बाघा बॉर्डर है किन किन दो देशों के बीच पे है। ठीक है, किन किन दो देशों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा निर्धारण करती है, रेड क्लिफ रेखा, आप सभी लोग को पता होगा ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका तो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो बाघा बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन पर सटा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेहरू ट्रॉफी का संबंध है किससे है, फुटबॉल से है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि पेट्रोल की इस पटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूं, आप सभी लोग सोचिए दोस्तों और इसके आंसर को बताइए।
हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, तो आपको याद ही होगा। पेट्रोल की स्पटन रोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन उसमें क्या मिलाते हैं, TEL यानी कि टेट्रा एथिल लेड यानी कि टेट्रा एथिल सीसा मिलाते हैं। लेड को ही सीसा बोलते हैं, आपको पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। तो किसको माना जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट को अपन कोशिका की अचल संपत्ति मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था दोस्तों, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी के गुरु जी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूं, आप सभी लोग थोड़ा सा सोच लीजिए और इसके आंसर को बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, साथ ही वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक संकेत में लाल सर्कल का निर्देश क्या है। आपको बताना है कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उस पर जो लाल सर्कल होता है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पे भी लाल सर्कल आ जाता है उसका मतलब हो जाता है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए तथा बी का औसत कितना है, 36 है। बी तथा सी का औसत कितना है, 42 है। बी तथा सी के बीच का अंतर क्या होगा आपको बताना है। सिंपल है, चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था दोस्तों, ए तथा बी इनका औसत कितना है दोस्तों, 36 है। इतना तो आप सब लोग को समझ में आ गए ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। इतना आप सब लोग समझ गए। इसके बाद क्या है दोस्तों, बी तथा सी के बीच का औसत कितना है, बी तथा सी के बीच का औसत कितना है, 42 है। तो इसी तरह से रहेगा, तो 42 में अपन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बी और सी के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपको हटा देना है। सिंपली जब आप इसे हटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी माइनस ए बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो 12 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल है दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, आपके एनसीएल में जो इस बार का पेपर आने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग लिए हैं। और आप यकीन मानिए, आपका जब एग्जाम होगा ना, कुछ इसी टाइप के आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूँ जब तक आपकी एग्जाम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो को 500 प्लस लाइक करते हैं तभी मैं मॉडल पेपर की वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बारी बताना और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने इस मॉडल पेपर को डिज़ाइन किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही सिलेक्ट किए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2% मत पाना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूहल वैली से लिया गया है। तो आपको बताना है कि रूहल वैली किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो रूहल वैली है ना, रूहल वैली कहाँ पे है, जर्मनी पे है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार बताना है कि जर्मनी की राजधानी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतराड इनके बीच स्थित होती है। तो आपको बताना है कि जो पुतराड होती है किन के बीच स्थित होती है। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जो पुसराड होती है भुज और रॉकर आर्मर के बीच स्थित होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर को मैंने जो एनसीएल के प्रीवियस पेपर था ना उसी को बेस बना के रखा है। एकदम सटीक क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम पे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको 1% का भी डाउट नहीं करना है। मैंने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है उसी वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उठा के लिया है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पुसराड किन के बीच स्थित होती है, भुज और रॉक आर्मर के बीच स्थित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था दोस्तों, महबूब उल हक ने विकसित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर किसका उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बिग बियर होता है एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। सिंपल सा है, आपने नाम भी कई बार सुना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो तुंगभद्रा नदी है ना, ये अरब सागर में होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, जबकि साबरमती, मांडवी और नर्मदा नदी ये सभी अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक मैंने आप अपने चैनल पे एनसीएल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो को अपलोड कर चुका है। ठीक है, इसके पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी मैंने मॉडल पेपर को बनाया था। आप देखेंगे कि उन मॉडल पेपर को एक बार आप देख लेंगे और प्रीवियस ईयर को पेपर को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं मॉडल पेपर के बेस पे पूछे गए थे। तो प्लीज़ दोस्तों आप उन मॉडल पेपर वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। उनके लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उन वीडियो को एक बार देख लेना। उससे आपके जीके के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे, साथ ही साथ एलिमेंट्री नॉलेज वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ जाइए उन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। यदि उन मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके 10 से 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं ना, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। उनकी लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये चारों राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड किस रिफाइनरी पर कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी पर कार्य करती है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भारत और ओमान के बीच बीना रिफाइनरी को लेकर एक डील हुई है। और बीना कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिले पे है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, आप सभी लोग को कुछ अननेसेसरी वॉइस सुनाई दे रही हो तो आपको उसे इग्नोर करना है। बिकॉज दोस्तों मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला होता है, तो आपको उसे इग्नोर करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो कहाँ पे है दोस्तों, बोरी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश पे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जैविक उर्वरक कौन सा है। तो जैविक उर्वरक कौन से होते हैं दोस्तों, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, सहजीवी संबंध, ये सभी एक तरह से
जैविक उर्वरक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला था, निम्नलिखित में से कौन जैविक उर्वरक हैं, तो कौन कौन से हैं, ये तीनों जैविक उर्वरक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीज किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है, तो सिटीज जो होता है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक संकेत में लाल सर्कल क्या निर्देश करता है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो ट्रैफिक संकेत होता है, ट्रैफिक संकेत पे लाल सर्कल क्या निर्देश करता है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूँ बिकॉज ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यदि मैं आपसे पूछूँ कि ट्रैफिक संकेत पे, ठीक है, क्वेश्चन पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सब लोग बताइए कि चमकता हुआ पीला प्रकाश क्या सूचित करता है। क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चमकता हुआ, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको बताना है कि चमकता हुआ पीला प्रकाश, चमकता हुआ पीला प्रकाश क्या संकेत करता है। ठीक है, आपको मुझे बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चमकता हुआ पीला प्रकाश क्या संकेत करता है दोस्तों, किस बात का संकेत है, चेतावनी का संकेत होता है। ठीक है, क्वेश्चन पर मैंने आपसे क्या पूछा था, चमकता हुआ पीला प्रकाश किसका संकेत है, तो किसका संकेत है दोस्तों, एक तरह का चेतावनी का संकेत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यदि आपकी गाड़ी का इंडिकेटर खराब हो जाए और आपको बाएं मुड़ना हो तो आप क्या करेंगे। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल है, बाएं हाथ से इशारा करते हुए मुड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण प्रमाण पत्र फार्म 33 का प्रयोग का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि जो आरटीओ फॉर्म 33 होता है इसका यूज अपन किस पे करते हैं, पता बदलने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, फार्म 33 का यूज अपन किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं दोस्तों, पता बदलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रास्ते पर क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों, यदि रास्ता फिसलन भरा है तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए। सिंपल है दोस्तों, गियर बदलकर वाहन की गति को कम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि रास्ता फिसलन भरा है तो चालक को क्या करना चाहिए दोस्तों, आप ही बताइए। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और फिसलन भरी सड़क है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, गियर बदलकर वाहन की गति को कम कर देंगे। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। ट्रैफिक चिन्ह को तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मेरे चैनल पे ट्रैफिक चिन्ह से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो है, प्लीज़ आप उन वीडियो को एक बार देख के ट्रैफिक चिन्ह से जितने भी 10 क्वेश्चन आते हैं ना, आप उन क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप उन वीडियो को देखिए और 10 से 15 नंबर आप अपने फिक्स कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि सिलवासा किसकी राजधानी है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इसका आंसर बता देंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सिलवासा किसकी राजधानी है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, राज्यसभा के सदस्यों, यहाँ पे आप राज्यसभा के सदस्य लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 6 वर्षों को होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता भारी वाहन में उपयोग होने वाले चालन गियर होता है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, समानता भारी वाहन में उपयोग होने वाला चालन गियर क्या होता है, आपको बताना है। तो चालन गियर कैसा होता है दोस्तों, भारी वाहन पे जो भारी वाहन होते हैं उस पर चालन गियर कैसा होता है, सर्पिल और पुनः संचारी बल और नेट प्रकार का बल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पे क्या बोला था, जो समांतर भारी वाहन वाले चालन गियर होते हैं तो कैसे होते हैं, संचारी और पुनः संचारी वाले नेट प्रकार के बल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कारों और ट्रकों में किस प्रकार पालन प्रणाली होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आधुनिक कारों और ट्रकों में किस प्रकार की पालन प्रणाली का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पालन प्रणाली लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैकेशन सिस्टम। तो कारों और ट्रकों में किस प्रकार के ट्रैकेशन सिस्टम का यूज करते हैं दोस्तों, यूनिटी यानी कि एक मन प्रणाली का यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जब भी आपका पेपर होगा ना, सीवीटी बेस्ड में टेस्ट होगा आपका, तो आप वहां पे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो एक बारी आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप जब वहाँ पे हिंदी पढ़ेंगे ना इन वाले क्वेश्चन के, तो थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा टफ रहती है, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन की हिंदी टफ रहती है, तो आप वहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन के अनुलंब अक्ष में मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, वाहनों के अनुलंब अक्ष से मुड़ने की प्रवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं। सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वाहनों के अनुलंब अक्ष में मुड़ने की प्रवृत्ति को अपन रोलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क ब्रेक प्रणाली में जब प्रेरक को स्थिर ढांचा समायोजित करता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्क ब्रेक प्रणाली पे जब प्रेरक को स्थिर ढांचा समायोजित करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कैलिपर बोलते हैं। सिंपल सा है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल ईंधन में सीटेन संख्या क्या मापती है। तो डीजल इंजन में जो सीटेन संख्या होती है ये प्रज्वलन क्षमता को मापती है, यानी कि इग्निशन एफिशिएंसी को मापती है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के इंजन में पिस्टन का तापमान कहाँ होता है, कहाँ अधिक होता है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, कार के इंजन में पिस्टन का तापमान कहाँ पे अधिक होता है। तो कहाँ पे अधिक होता है दोस्तों, पिस्टन के शीर्ष पर अधिक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, द्रव चालित ब्रेकिंग प्रणाली में फंसी हुई वायु को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का यूज करते हैं। तो द्रव चालित ब्रेकिंग सिस्टम पे फंसी हुई वायु को निकालने के लिए अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों, स्त्रवण का यूज करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रकों के टायर में समांतर परतों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ट्रकों के टायर में समांतर परतों की संख्या कितनी होती है, 12 से 16 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चरण, क्वेश्चन पे क्या बोला आप सब लोग ध्यान से सुनिए। एक 4 चरण सिलेंडर पेट्रोल इंजन में वितारक की गति क्या होती है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक 4 चरण पेट्रोल इंजन में वितारक की गति क्या होती है आपको बताना है। तो जो वितारक की गति होती है, वितारक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी गति कैसी होती है दोस्तों, इंजन की गति की आधी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सब लोग इसे थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक 4 चरण पेट्रोल इंजन में वितारक की गति कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एक चरण पेट्रोल इंजन पे वितारक की गति कैसी होती है, इंजन की गति की आधी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, सामने के पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, सामने के पहियों के केंद्र के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक्सल की चौड़ाई को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पे क्या बोला था, सामने के पहिए के केंद्रों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं। तो सामने के पहियों के केंद्र के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सल की चौड़ाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी व्यावसायिक वाहन के विनिर्देश में संदर्भ में, क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारी व्यावसायिक वाहन के संदर्भ में GVW का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। तो GVW का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों। GVW का मतलब होता है ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। GVW का मतलब क्या होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों, पहिए की नाभि में वेयरिंग उपयोग किया जाता है। तो पहिए की नाभि में किस वेयरिंग का यूज करते हैं दोस्तों, टेपर रोलिंग वेयरिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों, टेपर रोलिंग बेयरिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिलेंडर में टीडीसी और बीडीसी के बीच के वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? टीडीसी और बीडीसी के बीच के वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? सेट वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप कहाँ पे लगा होते हैं? डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप कहाँ पे लगा होता है दोस्तों, बताइए मुझे। तो इंजेक्शन पंप पर लगा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रेरणा स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में क्या खींचा जाता है? तो प्रेरणा स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में क्या खींचा जाता है दोस्तों, आप मुझे बताइए। सिर्फ हवा खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन पे क्या बोला है? डीजल इंजन में प्रेरणा स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में क्या खींचा जाता है? तो क्या खींचा जाता है दोस्तों? एयर, यानी कि हवा को खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन जलता है। तो डीजल इंजन में जो ईंधन होता है किससे जलता है दोस्तों? संपीड़ित हवा के तापमान से जमता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पे क्या बोलता है? डीजल इंजन में ईंधन किससे जलता है? संपीड़ित हवा के तापमान से जलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते समय सेल्फ स्टार्टर द्वारा किस भाग को घुमाया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने गाड़ी चलाई होगी तो सेल्फ से आप जब गाड़ी को चालू करते हैं तो आप उसके किस भाग को घुमाते हैं? तो आपने बिल्कुल सही सोचा, क्रैंक सॉफ्ट को घुमाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घायल व्यक्ति की सही प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी जिसकी गंभीरता से खून बह रहा है? तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का गंभीरता से खून बह रहा है, ठीक है, तो आपको प्राथमिक चिकित्सा क्या करना चाहिए, आपको बताना है मुझे। तो इसका सबसे अच्छा यही है दोस्तों, यदि गंभीरता से खून बह रहा है ना, तो आप उसे क्या कीजिए, जो सबसे नज़दीकी अस्पताल है ना, वहाँ पे आप उसे ले जाइए। यही इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों खून वहाँ पे गंभीरता से बह रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्ट्रोक की लंबाई बढ़ानी हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। यदि स्ट्रोक की लंबाई बढ़ानी हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने तो पढ़ा ही होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्रैंक सॉफ्ट थ्रो को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? इंक्रीज क्रैंक सॉफ्ट थ्रो को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ईबीडी ड्राइवर को कैसे पता करता है? आपको बताना है ईबीडी ड्राइवर को कैसे पता चलता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ईबीडी ड्राइवर को कैसे पता चलता है? पार्किंग लैंप के चमकने से पता चलता है। ठीक है, पार्किंग लैंप जैसे ही चमकता है तो ड्राइवर को ईबीडी का पता चल जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों ईबीडी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसे याद कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? ईबीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर को कैसे पता चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पार्किंग लैंप जैसे ही चमकता है ना, तो ईबीडी का पता ड्राइवर को चल जाता है। ईबीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील में TCS ELSD ब्रेक सर्किट का नाम क्या है? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ग्रिप दरों में इंजन टार्क का स्वचालित समायोजन। ठीक है, TCS और ELSD का सर्किट का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ग्रिप दरों में इंजन टार्क का स्वचालित समायोजन क्या है? TCS और ELSD का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की वजन वाली कारों में कम स्टीयरिंग अनुपात क्यों रखा जाता है? तो हल्की वजन वाली कारों में कम स्टीयरिंग अनुपात क्यों रखा जाता है दोस्तों? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अधिक स्टीयरिंग प्रभाव को प्राप्त करने के लिए। सिंपल सा है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड़ के पश्चात स्टीयरिंग स्वयं बीच में आने की क्रिया के लिए कौन सा कोण दिया जाता है? क्वेश्चन पे क्या बोलता है? जैसे आप मोड़ पे किसी गाड़ी को मोड़ते हैं, इसके बाद स्टीयरिंग को स्वयं पे वहाँ पे लाने के लिए किस कोण का अपन यूज करते हैं? ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन इंक्लिनेशन का अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोलता? मोड़ के पश्चात स्टीयरिंग का स्वयं
बीच में आने की प्रक्रिया के लिए कौन सा कोण दिया जाता है? तो कौन से कोण दिया जाता है दोस्तों? किंग पिन इंक्लिनेशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्लच को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो स्ट्रेट क्लच का दूसरा नाम क्या है वो दोस्तों बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डॉग क्लच। ठीक है, डॉग क्लच इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रेच क्लच, स्ट्रेच क्लच को अपन क्या कर सकते हैं? क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, और इसे अपन क्या किस नाम से भी जानते हैं? डॉग क्लच के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का उपयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? दो पहिया वाहन पे किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है? बताइए दोस्तों, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ते हैं गजन पिन। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है? गजन पिन जोड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहनों के अंदर और पहिए में प्रयुक्त होने वाला वायरिंग कौन सा है? तो सिंपल से मैंने अभी आपको बताया था, टेपर रोलर वायरिंग। ठीक है, भारी वाहनों के अंदर और पहियों में प्रयुक्त होने वाले वायरिंग कौन सा है? टेपर रोलिंग वायरिंग है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मैथ का, 14 छात्रों और अध्यापकों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी आपको मुझे बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा? अध्यापक की आयु को अपने को ज्ञात करने हैं। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे औसत कितना है दोस्तों? पहले वाला औसत कितना है? 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे कम कितना हो रहा है दोस्तों? 1 कम हो रहा है, तो यहाँ पे अपन प्लस लिखेंगे 1 इंटू, अब छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों? टीचर के जाने के बाद 14 हो जाएंगे फिर से। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 + 14 कितना आ जाएगा दोस्तों? 29 वर्ष। सिंपल है। ठीक है, आपको इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? पुराने वाले औसत को लिखना है। इसके बाद जो भी कमी हो रहे हैं ना, कमी या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इसे लिखना है। इसके बाद संख्या लिख देना है। जैसे यहाँ पे 14 छात्र हैं और एक अध्यापक है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। अब अध्यापक वहाँ से चला गया तो छात्र कितने बचे? 14 ही बचे। तो आपको यहाँ पे संख्या लिख देना है, बस आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ जल्दी से सॉल्व करूँगा, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 250 लिखा है, तो अपन इसे कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अपन इसे 50 के मल्टीप्लाई पे तोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 50 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 की पावर 5 × 50 लिख सकते हैं ना इस तरह। 2 की पावर क्या हो गए? 5 × 5 × 50 इतना अपन लिख दिए। ठीक है, और इसको अपन कोष्टक पे कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 32 की पावर 50 इस टाइप से आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्या है? 3 की पावर 150, तो 3 की पावर 150 को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? 3 की पावर 5 × 50 इस तरह से कर दिए। तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया आप मुझे बताइए। तो 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 81 की पावर 5 इस टाइप से हुआ ना। ठीक है ना, इतना तो आप सभी लोग समझे। इसके बाद क्या है दोस्तों? 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 2 × 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 की पावर क्या आ जाएगी दोस्तों? 50 आ जाएगी। ठीक है, 25 की पावर यहाँ पे 50 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 25 की पावर 50 है। इसी टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। इसी तरह से 4 की पावर 200 है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4 × 5 × 50। ठीक है, तो 4 की पावर अपन 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 256 की पावर 50 इस टाइप से आपको आ गई। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? तो आप यहाँ पे सबसे छोटा देखेंगे दोस्तों 25 की पावर 50। दोस्तों यहाँ पे 25 की पावर 50 है, यानी कि 5 की पावर 100 जो है तो सबसे छोटी संख्या है। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बस दोस्तों आपको इस क्वेश्चन पे क्या करना था? 50 की पावर पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर खुद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का
योग कितना है 75 है। प्रथम एवं द्वितीय संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5 है। द्वितीय और तृतीय संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7 है। सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, प्रथम संख्या को अपन ए मान लेते हैं, द्वितीय संख्या को बी और तृतीय संख्या को अपन सी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय का अनुपात कितना है 3:5 है और द्वितीय तृतीय का अनुपात कितना है 5:7 है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सी के नीचे अपन क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि जो बगल पे लिखा रहता है ना अपन उसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 के बगल अपन 5 लिखेंगे और यहाँ पे 5 के बगल पे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका योग कितना हो रहा है 15, 25 और यहाँ पे 35 का योग कितना हो रहा है दोस्तों 75 हो रहा है। तो आप सभी लोग ने एक स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हो गई ना कि ये तीनों का योग कितना हो गया 75 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सी है और सी की वैल्यू कितनी है 35 है। क्वेश्चन पे यही पूछा था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3⁻40 का अंतिम अंक क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। यानी कि इकाई का अंक पूछा है तो 3⁻40 का इकाई का अंक होगा 1। सिंपल सा है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 40 है, 40 को सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे 10 का देंगे, मतलब 4 का भाग देंगे तो 3⁻10 आएगी और 3⁻10 को अपन जब स्प्लिट करेंगे 4 की पावर पे तो आप वहाँ पे देखेंगे तो 3 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश और नरेश की कार्यक्षमता कितनी है 2:3 है। सुरेश अकेले काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है तो नरेश उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल वे पे कर रहा हूँ। सुरेश को मैंने एस लिख दिया और नरेश को अपन एन लिख दिए। ठीक है, सुरेश की कार्यक्षमता कितनी है दोस्तों, सुरेश की कार्यक्षमता 2 और नरेश की कार्यक्षमता कितनी है 3। अब सुरेश उस कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, उस कार्य को करता है 16 दिन पे, यानी कि 2 का कितने गुना है दोस्तों 8 गुना है। तो इसी तरह से नरेश भी उसी का 8 गुना हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। तो नरेश उसी कार्य को 24 दिन पे कंप्लीट करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग थोड़ा सा देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे 29, 15, 15 लिखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है इस क्वेश्चन पे बीच वाली संख्या को सबसे पहले लिखा है, इसके बाद बगल वाली संख्या को लिखा है, इसके बाद उसके बगल में जो है उस संख्या को लिखा है। जैसे यहाँ पे 28 है, सबसे पहले 28 लिख दिया, इसके बाद 16 को लिखा है, इसके बाद 31 को लिखा है। तो अपन इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे सबसे पहले 35 को लिखेंगे, इसके बाद 19 को, इसके बाद 9 को लिखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा पे 28 किलोमीटर तक और 12 घंटे पे धारा की विपरीत दिशा पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक नाव चला सकता है। तो नाव की चाल क्या होगी आप मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे धारा की दिशा पे। ठीक है, तो धारा की दिशा पे नाव की चाल क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे मैं धारा की दिशा पे लिख रहा हूँ तो आप सभी लोग पूरा लिखिएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 88 × 11, तो यहाँ कितने आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल को अपन डी से डिनोट करते हैं और धारा की विपरीत दिशा पे नाव की चाल को अपन किससे डिनोट करेंगे यू से डिनोट करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों धारा की विपरीत दिशा पे नाव की चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 लिखेंगे और कितने घंटे में कंप्लीट करता है 12 घंटे पे कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है नाव की चाल को अपने को कंप्लीट करना है। तो नाव की चाल को अपन मान लिए y, तो y का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी कि अप स्ट्रीम बटे 2। अब यहाँ पे डी की जगह अपन क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, यू की जगह अपन 6 लिखेंगे और बटे 2 को भाग लगा देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 8 - 6 = 2 और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है 198 है। तो उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर क्या होगा आप मुझे बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बार जो आपका पेपर होगा TCS पैटर्न पे होगा और मैथ के क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ लिया हूँ और आपके एग्जाम पे इससे भी थोड़ा ईजी क्वेश्चन आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ कि थोड़ा सा आप सभी लोग को लगे कि आपकी तैयारी
मतलब ठीक चल रही है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आ जाएँ यहाँ पे, ठीक है, और आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, इसलिए मैंने थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं कि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा रहे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सारे सरल ही हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को मैंने मीडियम लेवल के लिए हैं, तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आप सभी लोग से एक बात कहना चाहूँगा, इस टेस्ट के होने के बाद यानी कि जब आप ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ईमानदारी से कि 100 क्वेश्चन पे आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है और उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो 5 से 6 दिन पे ला सकूँ। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे क्या बोला था दोस्तों, किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है, 198 है। तो 80 और 62 के बीच का अंतर कितना होगा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कितना हुआ दोस्तों, 18%, ठीक है। जब 80% से आप 62% को घटाएंगे तो 18 ही आएगा ना, और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दोस्तों, 98 है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, यहाँ पे 1% की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। 198 पे जब आप 18 का भाग लगाएंगे तो 11 ही आएगा ना। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, 92 और 56 के बीच का अंतर कितना है, 36% का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, इस 36% की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी है, 11, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 36 बराबर कितना आ जाएगा, 396, ठीक है। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। सिंपल सा क्वेश्चन था ना दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा पे 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल शामिल लड़के कितने थे आपको बताना है। सिंपल से है, यहाँ पे कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, 78%। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों, यहाँ पे फेल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे फेल आ जाएंगे। जब 78% उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने आ गए, 22%। 100 पे जब आप इसे घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। अपन लड़कों की संख्या कितनी मान लें, 100%। 100% पे 78% पास हैं तो फेल कितने हैं, 22%। इतना तो आप सभी लोग समझे ना। इसके बाद आपको क्या करना है, कुल लड़कों की संख्या को निकालना है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल बॉय, ठीक है। टोटल बॉय यहाँ पे कितने आ जाएंगे, टोटल बॉय इंटू फेल कितने हुए हैं, 22%। तो 22% को अपन क्या लिख सकते हैं, 22/100 तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितने लड़के उत्तीर्ण हुए थे, 110 लड़के, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए थे। तो बस आप इसे तिरिया गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे टोटल बॉय आ जाएगा यानी कि कुल लड़के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 × 100/22, ठीक है। 22 से जब आप इसे काटेंगे तो 22 पंचे कितना होता है, 110। तो 5 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, 500। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, बी तथा ए और बी के बीच का अंतर कितना है, 36 है। बी तथा सी के बीच का औसत कितना है, 42 है। तो बी तथा सी के बीच का अंतर क्या होगा, आप मुझे बताना है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे औसत की बात हुई है। औसत का मतलब आप सभी लोग ये तो जानते हैं, ए तथा बी के बीच का औसत कितना है, 36 है। औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए और बी का बराबर आ जाएगा 72। इतना आप सभी लोग समझे ना। और यहाँ पे बी सी कितना दिया है, b/c/2 कितना दिया है, 42 दिया है। तो यहाँ पे b + c कितना आ जाएगा दोस्तों, 84 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, b और c के बीच का अपने को अंतर करना है, तो आप इसे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो b घट गया, ठीक है, कट गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, c - a बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे 84 है, 84 में आप 72 को घटाएंगे, 12 आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, 7 क्रमांक संख्या है यानी कि एक क्रम से संख्या लिखी गई है। तो यहाँ पे औसत कितना है दोस्तों, 33 है। तो आप मुझे बताइए कि जो औसत होता है, औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं के बीच में होता है। तो यहाँ भी 3 संख्या रही होगी, यहाँ पे भी 3 संख्या रही होगी, तब ना टोटल 7 संख्या हो रही है। तो 33 के सबसे बड़ी संख्या को निकालना है। तो 33 के पहले क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी, इसके पहले 31 आएगी और इसके पहले कितने आ जाएगी दोस्तों, 30 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34, 35 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 36 रहेगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या तो 36 ही है। तो 36 ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 3/7 का 40% 12 से अधिक है। तो आपको बताना है उस संख्या का 60% क्या होगा। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, आपका आंसर 1 सेकंड पे आ जाएगा।
थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस संख्या को अपन x मान लेते हैं। तो उस संख्या का 3/7 कितना होगा दोस्तों, x इंटू 3/7। मैंने इतना कर लिया ना, इतना आप सभी लोग समझ भी गए। ठीक है, उस संख्या के 40% से 12 अधिक है, तो अपन उस संख्या को क्या माने थे, x माने थे। 40% क्या होगा, 40/100 हो गया। इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना, यहाँ पे 12 लिख दिया। बस आपको कुछ नहीं करना था, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन 40/100 का अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2/5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x/7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x/5/12। इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, आपको इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इतना आया। और यहाँ पे कितना है, 3x है और यहाँ पे कितना है, 7 है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको त्रिज्या गुणा करा देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे त्रिज्या गुणा करा रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको गिचेट पिचेट से समझ में आ रहा होगा, तो बस आपको दोस्तों समझना है, बिकॉज मेरे पास किसी भी तरह का कोई व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ है नहीं, मैं सारी वीडियो मोबाइल से ही बनाता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। वैसे समझ में आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे इसी त्रिज्या गुणा करा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 का जब अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 में अपन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 420 आ जाएगा। तो 15 से जब आप 14x को हटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420। तो इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 420 आ गई। बस आपको यही याद करना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, 420, यानी कि वह संख्या कितनी थी, 420 थी, यानी कि खतरनाक संख्या थी। अब आपको इसका 60% बता देना है। तो इसका 60% क्या होगा दोस्तों, 60/100। ठीक है, 0 से 0 ये कट गए, 0 से 0 ये कट गए। तो 42 पे अपन जब 6 का गुणा करा देंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 24 1 25। ठीक है, 252 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल वे पे समझा रहा हूँ। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसी बीच पे एक व्यक्ति है जिसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसको पार करती है। ठीक है, तो उसको पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए, यहाँ पे एक लड़का है, इसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना। तो जब एक ही दिशा पे जाते हैं तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। यानी कि दोनों की चाल की सापेक्ष चाल कितनी होगी, 40 - 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। 36 आ गया ना, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सारे क्वेश्चन पे किस में है दोस्तों, सेकंड पे हैं। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 को जब 36 से भाग देंगे, गलत बोल रहे हैं, 36 को जब 18 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी। दूरी यहाँ पे कितनी जाएगी दोस्तों, 300, यानी कि जो दूरी होती है वही लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 300 रहेगा। और यहाँ पे अपना चाल क्या निकाले है दोस्तों, चाल निकाले हैं 10। तो जब आप इसे काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 सेकंड आ जाएगा। सिंपल है, आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों। मैं बहुत ही सिंपल वे पे समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, फिर भी मेरे में कोई कमी रह जाती है तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, 30 सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरी करती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी कितने मिनट रुकती है, आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बिना रुके कैसे जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कैसे जाती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली वाली चाल को यहाँ पे अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 90 में से यदि आप 75 को घटा देंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आएगा, यानी कि 1/6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1/6 घंटा यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, 1/6 घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों,
1 घंटे पे कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो अपन यहाँ पे 60 पे जब 6 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी सामान्य चाल की 3/4 से चलकर 20 मिनट कार्यालय में लेट पहुंचता है। समान चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा, आपको यहाँ पे बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको पहली वाली चाल लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन चाल को आपस में घटा देना पड़ेगा। इसके बाद लेट कितना पहुँचता है दोस्तों, 20 मिनट पहुँचता है। तो बस आपका आंसर आ गया। जैसे कि आप जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो आप उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि दोस्तों चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 × 60 यानी कि 60 मिनट हो गए ना। 60 मिनट को अपन क्या बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे। 1 घंटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। यहाँ पे घन लिखा है और घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, a√3 होता है और a की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी है, d है 12। तो यहाँ पे रखी जा सकने वाले छड़ की लंबाई कितनी होगी, 12√3। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई में कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। दोस्तों आपसे रिलेटेड एकदम क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपकी एनसीएल में जॉब लगेगी तो आपको ये छोटे मोटे काम करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप सब लोग दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को आंसर को प्राप्त कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जैसे कि आप गड्ढा खोदेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, ऐसे गड्ढा खोदेंगे ना, 3.5 मीटर त्रिज्या रहेगी और 40 मीटर गहराई रहेगी। तो बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। जब आप इसे देखेंगे दोस्तों, ये एक तरह से कैसा लग रहा है, ये एक तरह से लग रहा है बेलन जैसा, और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/2h। बस आप इसमें मान रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3.5 × 3.5। एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1540 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसे इतना सॉल्व भी कर लेंगे, 1540 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आप मुझे बता दीजिए। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है लाभ की स्थिति पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाभ की स्थिति में एक फार्मूला होता है, आप इसे तुरंत नोट कर लीजिएगा। 10 × 25 प्लस विक्रय मूल्य -50, ये एक फार्मूला होता है, ये लाभ की स्थिति पे। और हानि की स्थिति में भी एक फार्मूला होते हैं, आप उसे भी नोट कर लीजिए। 10 × 25, यहाँ पे हानि की स्थिति पे बस माइनस लग जाता है, -50। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पे प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस में होता है, बस आपको इतना ही अंतर रखना है, ये हानि की स्थिति पे है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, लाभ की स्थिति हो रही है, 24 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो मैंने लाभ की स्थिति पर फॉर्मूला क्या बताया था, 10 × √25। विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य यहाँ पे है 24, माइनस यहाँ पे मैंने क्या बताया था 50 रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 49 आ जाएगा और यहाँ पे 10। ठीक है, 49 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 7 का है। तो 10 × 7 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। तो 10 × 7 = 70, 70 - 50 = 20। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है, आप इसे सुधार लीजिएगा। 20 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 625 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितना वर्ष का हो रहा है, डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है 2 वर्ष का। 2 वर्ष में ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष में ब्याज हो गई है यहाँ पे 575 से 625, यानी कि अंतर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे अंतर है दोस्तों यहाँ पे 50 का। यहाँ पे अंतर कितना आ गया दोस्तों, 50 का। तो 1 साल में अंतर कितना आ जाएगा, 25 का आ जाएगा। 1 साल में अंतर कितना आ गया, 25 का आ गया। तो यहाँ पे 3 साल में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 साल में आ जाएगा 25 × 3 = 75। ठीक है, तो यहाँ पे 75 क्या आ गई दोस्तों, ब्याज आ गई। तो यहाँ पे अपन मूलधन क्या निकालेंगे दोस्तों, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 575
और यहाँ पे ब्याज कितनी है 75 है। तो यहाँ पे 575 में यदि अपन 75 को घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना आ गया 500। बस आपको इतना ही याद रखना है, मूलधन कितना आ गया 500 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, दर निकालना है। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज कितनी थी 100 थी, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना था 500 इंटू यहाँ पे समय कितना था 3 वर्ष। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे 25 बारी में कटेगा, 25 25 दूनी 50 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 20 पंचे 100। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 रुपये का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 प्लस टी। ठीक है, टी बराबर समय, पी बराबर क्या होगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, इसके बाद आर बराबर क्या होगा दर। आप इस फॉर्मूले पे इसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 4320 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों इसका आंसर, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए मैंने आपका इसका आंसर बता दिया है और फॉर्मूले मैंने आपको बता दी है। आप इस फॉर्मूले पे मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने मैथ के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए करेंट अफेयर वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लोकमान्य तिलक के द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं, यानी कि इनके द्वारा रचना की गई पुस्तकें कौन कौन सी, आप मुझे बताइएगा। इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पे पूछी जाती हैं। ठीक है, आंसर देते समय आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो SCCL है, ठीक है, SCCL जो मतलब माइनिंग वाली कंपनी है, तो आपको बताना है कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है दोस्तों, 161 में है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो नुआखाई कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा पे है। आपने कई बार देखा होगा गांधी जी वाली जो पिक्चर होते हैं ना, सबसे लास्ट पे वही वाला सीन रहता है, नुआखाई वाला। और नुआखाई कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा पे है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है, तो भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है दोस्तों, मत्स्य 6000। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित ली तूफान महासागर किस महासागर पे आया था, तो दोस्तों जो ली तूफान है ना, किस महासागर पे आया था, अटलांटिक महासागर पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 88 पे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में धातु में, क्वेश्चन पे क्या बोलता है, हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम की खोज की गई है, तो धातु वेनेडियम की खोज गुजरात राज्य में की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के अंदर प्रथम मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में की गई, तो कोलकाता पे शुरू की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। ठीक है, कहाँ, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। आपको ये तो पता है ना G20, ठीक है, कहाँ पे किया है, नई दिल्ली पे किया गया था। ठीक है, इसकी थीम क्या थी आपको बताना है। इसकी थीम थी दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, G20 का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों, इस बारे भारत में किया गया था। और कौन से संस्करण का किया गया था, 18वें संस्करण का किया गया था। इसके बाद G20 कहाँ पे होगा दोस्तों, ब्राज़ील पे होगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, ब्राज़ील पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन हेतु
अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन किया गया है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद जी ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट व्योममित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? इसरो के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, व्योममित्र रोबोट किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के द्वारा बनाया गया है, और ये एक तरह का मानव युक्त रोबोट है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसी तरह से आप मुझे बताइएगा कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय क्या है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा श्रीनगर। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपाह वायरस मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? सुअर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रूबो चार्जर क्या करता है? जो दोस्तों ट्रूबो चार्जर होता है ना, इनटेक स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में अधिक हवा आने देता है, ये सही है। अधिक ईंधन चलने में मदद करता है, ये भी सही है। इंजन को पावर आउटपुट प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSLV का यहाँ पे GSLV है, GSLV का फुल फॉर्म क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 पूरे देश में कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया दोस्तों? 1 अप्रैल 2020 को BS6 पूरे भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन रोड कांग्रेस। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपके कितने स्कोर रहे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है 5 से 6 दिन में आपके एग्जाम तो हो जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को जितना भी ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, यदि आप इस वीडियो को 500 लाइक पहुंचा देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर सोचूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। इसके बाद ठीक है हिंदी से इंग्लिश बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैनेज करके मैंने इस PDF को बनाया है। ठीक है, इसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी मेहनत को सक्सेस कीजिए। ठीक है दोस्तों मैंने अभी अब तक जितने भी क्वेश्चन को कंप्लीट करा है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपके एग्जाम पे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको डाउट 1% का नहीं लेना है, आपको एकदम मस्त रहना है। ठीक है, आपके एग्जाम जैसा भी जाएगा आपको एकदम मस्त रहना है। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपको एकदम कूल माइंड से पेपर देना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बार आपका पेपर कैसा है? CBT बेस्ड है। ठीक है, कट ऑफ कम जाएगी, आपको ज़्यादा हवाबाजी में नहीं करना है। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं ना, आप उन्हें क्वेश्चन को कर लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों यहाँ पे PSLV है, तो PSLV का फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV का फुल फॉर्म। तो दोस्तों अभी तक मैंने मॉडल पेपर को कंप्लीट करा दिया, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद जरूर आया होगा। फिर भी आपके मन पे इन क्वेश्चन को ले 1% का भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जितने भी लिंक प्रोवाइड की है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, आपके वहाँ से 15 से 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जितना भी GK पढ़ाया है, करंट अफेयर पढ़ाया है, ठीक है, उन वीडियो पे मॉडल पेपर वाली वीडियो, ट्रैफिक रूल वाली वीडियो और मेरी जो 25,000 वाली GK GS वाली वीडियो है ना, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दोस्तों। उसी वीडियो से आपके एग्जाम पे करीब 25 से 30 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके NCL एग्जाम पे 25 से 30 क्वेश्चन GK के जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख के जरूर अपने नंबर को बढ़ाइए। ठीक है, ट्रैफिक रूल वाली वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और इसके बाद मॉडल पेपर वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैथ की मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। मैथ की मेरी जितनी वीडियो हैं, यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और मैथ बहुत ईजी आती है NCL एग्जाम पे, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज, फेसबुक ID का नाम है एग्जामरेज, और टेलीग्राम ID ग्रुप का नाम है एग्जामरेज। ठीक है, मेरे सब कुछ एग्जामरेज नाम से ही बना है। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताइए।